अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो का आगाज़। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडियन वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। जो हजरात इंडिया जाने के ख्वाहिशमंद है, इंडिया को देखने के ख्वाहिशमंद है, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मोस्टली वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल तो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो इस दफ़ा मेरा भी थोड़ा सा दिल किया कि यार मैं भी इंडिया का वीज़ा जो अप्लाई करूं। वो देखे बाद की बात है, वीज़ा निकलता है या नहीं निकलता। अप्लाई तो करना चाहिए, इसकी कोई खासी फ़ीस भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीज़े कितने टाइप के होते हैं। वीज़े होते हैं 3 टाइप के जो कि पाकिस्तानियों को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले बिज़नेस वीज़ा आ जाता है, जो कि चैम्बर के थ्रू ही आप लगवा सकते हैं। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, वहाँ पे अगर कोई आपकी मीटिंग वगैरह है या फिर वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है तो आप जा सकते हैं। उसके लिए जो बिज़नेस के रिलेटेड हो तो वो चैम्बर ही आपका वीज़ा लगवा के देती है। उसके बाद बात करते हैं फैमिली वीज़ा की, जिनके फैमिली मेम्बर इंडिया में रहते हैं। मतलब कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग और इंडिया अलग हुआ तो तब कुछ इंडियन वहाँ थे जो मुसलमान थे, कुछ यहाँ पे आ गए, तो उनके रिलेटिव यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं। वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मतलब आसानी है कि वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से इन्विटेशन उनको आता है, वो आराम से चले जाते हैं। अगर कोई मतलब कि वहाँ कोई शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है तो लोग जा सकते हैं। खैर वहाँ पर कोई फौतगी वगैरह हो तो इतनी एमरजेंसी में तो वीज़ा भी नहीं मिलता और ना ही कोई यहाँ से जा पाता है। उसके बाद आती है बात कुछ वीज़े जो हम जैसे लोग चाहते हैं, जिनके ना यहाँ वहाँ पे रिलेटिव होते हैं और ना ही वो बिज़नेसमैन होते हैं। ठीक है, तो हमने जो हमेशा सुना था वो सिर्फ इतना ही सुना था कि इंडिया का वीज़ा सिर्फ उन हज़रात को मिलता है कि जिनके वहाँ पे रिलेटिव होते हैं, अदरवाइज़ किसी को वीज़ा नहीं मिलता। इससे पहले मेरी भी यही सोच थी कि उसके अलावा किसी को वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने बारे में कि वो कौन सा वीज़ा जो हम हासिल करते हैं। तो वो वीज़ा है ज़ियारत का। जैसे कि इंडियन अब यहाँ पे करतारपुर में आते हैं, यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा, इनका यहाँ पे गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में वो आते हैं अपने करतारपुर। तो हम भी इस तरह, हमारे भी वहाँ पे औलिया वगैरह हैं, उनके हम उर्स पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे तकरीबन उर्स लगते हैं साल में, तकरीबन 6 दफ़ा उर्स लगते हैं पाकिस्तानियों के लिए ना। तो उसमें हम जो है शिरकत कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी मजहबी इस्लामी उमूर की तरफ से ये जब मुनक़्क़द किया जाता है, ये डिसाइड करते हैं कि मतलब कितने लोग यहाँ से जा सकते हैं। मतलब कि इंडिया एक कोटा देता है कि आप इतने पाकिस्तानी भेज सकते हैं। तो वो पाकिस्तानी जो है ना, वो हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तान में लोग फ़ाइल सबमिट करवाते हैं जो इंडिया जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उनमें से कुरंदाजी होती है, कुरंदाजी के बाद फिर जिनका नाम निकलता है उनको बुलाया जाता है, उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, फिर उनका वीज़ा अप्लाई किया जाता है। पहले मैं बताता हूँ वहाँ पे जो लगते हैं उर्स, उसमें हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबरी का लगता है कलेर शरीफ में। उसके बाद हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्ला शाह का लगता है आगरा में। फिर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली में, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर शरीफ, हज़रत अमीर खुसरो का दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बात करने का मकसद ये था कि मैंने इस दफ़ा, मेरी भी ख्वाहिश थी कि इंडिया जाऊँ। तो अंकल है हमारे एक, तो वो उनके रिलेटिव हैं इंडिया में। तो वो कहते हैं मैं तकरीबन 15 से 17 दफ़ा इंडिया होकर आ चुका हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपके तो वहाँ पे रिलेटिव है, आप तो जा सकते हैं, आपके लिए तो ईज़ी है। तो हम भी, मतलब हमारी भी ख्वाहिश है हम भी कहीं दिल्ली वगैरह का विज़िट करें या आगरा जाएँ कहीं। तो वो कह रहे थे आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं हैरान हो गया कि अंकल ये कैसे हो सकता है, कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बेटा वहाँ पे उर्स होते हैं हर साल, तो वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं बिल्कुल रजिस्टर्ड हो गए, यहाँ पे वीज़ा लगवा के बॉर्डर क्रॉस करके। तो मैंने कहा ये हम भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप में कौन सा कोई कमी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी थोड़ी सी जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो इस दफ़ा जो लग रहा है वहाँ पे उर्स हो रहा है, तो उर्स में जो अभी फ़िलहाल जो डेट है वो मैं बताता हूँ आपको। हाफ़िज़ अब्दुल्ला शाह का आगरा में हो रहा है उर्स। तो वो उसकी लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल है आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाने की। तो उसमें जो कोटा है 150 अफराद पाकिस्तानी जा सकते हैं। ठीक है, जितने भी अफराद अप्लाई करेंगे उनकी कुरानदाजी होगी, 150 अफराद की कुरानदाजी होगी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स हो रहा है, उसमें 250 अफराद की इजाज़त है। तो वो 23 अप्रैल तक की उसकी लास्ट डेट है, 23 अप्रैल 2021 तक की लास्ट डेट है। तो तब आपको मतलब कि आप तब तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं, वहाँ विज़िट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो इस्लामी मजहबी अमूर का लिंक है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से। तो वो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
जो आपने फिल करके सबमिट करवाना है। जब वो सबमिट करवाएंगे उसके बाद कुरानंदाजी होगी, उसके बाद फिर प्रोसीजर निकलेगा कि आप जा सकते हैं, मतलब कि आपकी इंक्वायरी वगैरह होती है, FIA वाले इंक्वायरी करते हैं या मुतलका थाना वगैरह से इंक्वायरी होती है, आपके बारे में आपके गाँव वालों से भी पूछा जा सकता है, आपसे भी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि उनसे बंदा ठीक है, ये सारी बैकग्राउंड चेक किया जाता है। उसके बाद आपसे फिर कुछ मुआहदे किए जाते हैं कि आपने वहाँ पर जाके ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल किसी टेलीविज़न वाले को इंटरव्यू नहीं देना आपने, पाकिस्तान के बारे में कोई इंटरव्यू नहीं देना आपने, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपसे पहले पूछते हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्रोसेस है फ़िलहाल उसके बारे में बात करते हैं कि जो हज़रत अब्दुल्ला शाह का आगरा में है उसकी 19 अप्रैल लास्ट है, और जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स है तो उसकी 23 अप्रैल लास्ट डेट है। तो जो वो लिंक है वहाँ से आपको वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। वो आप डाउनलोड करेंगे, PDF फॉर्म में डाउनलोड होगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगेगी, शनासी कार्ड की कॉपी लगेगी, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें लाजमी है। इस फॉर्म में सिंपली आपके ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फॉर्म है, ये मत समझ लें कि वो इंडिया वीज़ा के लिए नहीं है, मतलब कि इसके वो आपको डिसाइड करेंगे 150 बंदे की कुरानंदाजी या 150 बंदे की कुरानंदाजी निकालेंगे। उसके बाद आपको ख़त के ज़रिए आपको है ना पूछेंगे, ठीक है। ये जो उर्स हो रहा है ये हो रहा है नवंबर में, ठीक है। जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन का है वो 18 से 25 नवंबर 2021, और जो हज़रत अब्दुल्ला शाह का आगरा में हो रहा है वो 8 से 15 नवंबर 2021 के दरमियान हो रहा है। तो समझ लें कि 6-7 माह का गैप है। तो ये गैप इसलिए होता है कि ये सारी इंक्वायरी वगैरह करने के लिए आपकी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम वगैरह इन्होंने करने होते हैं। तो ये आप यहाँ से जाते कैसे हैं, आप यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके बाय बस ही जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सफ़र करते हैं, बाय एयर नहीं आप जाते, बाय बस जाते हैं। तो इस इंडियन स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है ना वो लगता है अगर आपने इंडिया जाना होता है तो इस फॉर्म के अंदर आपकी सिंपल इन्फॉर्मेशन, आपकी पिक्चर, शनाख्ती कार्ड की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका डोमिसल किस एरिया से बना है, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, आपके त्रेम, आपकी पैदाइश का एरिया। उसके अलावा इससे पहले अगर आप किसी उर्स पे गए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर लास्ट 3 सालों में आप किसी उर्स में गए हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप 25 साल से आपकी एज कम है तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ख़वातीन हैं तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपके किसी पीछे वर्षा के किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई एमरजेंसी बनती है तो आपको अतला करने के लिए आपके घर वालों को। उसके बाद ये देखें नीचे पोर्शन बना हुआ है, लिखा हुआ है साइड A और साइड B। यहाँ पे क्या करना है कि आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड उनको अलग अलग कॉपी निकाल के तो इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। और जो आपने इसकी फ़ीस जो है वो 1000 रुपया है, पाकिस्तानी 1000 रुपया फ़ीस है जो आपने नेशनल बैंक में जमा करवानी है। तो जो मैं आपको लिंक दूंगा वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। उसके अलावा जब आप ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ये देखें ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे ना, 2 पेज हैं इसके, ये दूसरा पेज है, इसके नीचे सारी शर्त लिखी हुई हैं। इसको पहले रीड करके प्रॉपर, ठीक है, ये चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर लें। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 25 साल के जो कम उम्र बच्चे हैं वो नहीं जा सकते। उसके बाद इन्होंने बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ है, ब्रांच भी लिखी हुई है कि जहाँ पे आपने 1000 रुपया सबमिट करवाना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने पूरा करने के बाद एप्लीकेशन जो है आपने TCS करवा देनी है। यहाँ से नीचे इन्होंने एड्रेस भी लिखा होगा, पीछे जो एप्लीकेशन का सेकंड पेज है जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपने अरसाल कर देना। उसके बाद जब आपकी कुरानंदाजी होगी आपका नाम निकलेगा, ठीक है। फिर वो आपको ख़त भेजेंगे, ठीक है। वो आपको कॉल नहीं करेंगे या आपको ईमेल नहीं भेजेंगे, आपको ख़त भेजेंगे, वो डाक के ज़रिए आपको मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर अपना एड्रेस ठीक लिखिएगा, आपको डाक के थ्रू मिलेगा कि आपको बताया जाएगा कि आपकी जो है कुरानंदाजी में नाम निकला है। अगर आपका नाम नहीं निकला तो आपको ख़त भी नहीं भेजेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं कि आपका नाम निकला है कि नहीं, वो ख़त भेजेंगे। फिर आप अपनी जो बकाया इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि अपना पासपोर्ट वगैरह जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाद में उस ख़त में ही आपको बता देंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भी वो लेते हैं, वो इंडियन वेबसाइट पे जाके आपने फ़िल करके वो भी साथ लगाना होता है, पिक्चर्स वगैरह। वो वीज़ा की एक अलग से प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है सिर्फ ये आपके कुरानंदाजी के लिए है कि ये जो आपने 2 फॉर्म है इनको फ़िल करके साथ पासपोर्ट की कापी, ID कार्ड की कापी और मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए है कि इसमें लिखा है, डॉक्टर ने लिखा होगा कि आपकी उम्र क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, क्या आपकी तबीयत इस तरह की तो नहीं है कि आप वहाँ जाके आप रह ना सकें, कि बाद में इशू ना किसी किस्म का बने। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इंडिया से आपका वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो अप्लाई करने लगा हूँ, तो आई होप आप में से जिसने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। 23 अप्रैल लास्ट डेट है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की, और जो आगरा में है उसकी 19 अप्रैल है। तो आप
तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इससे पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी कि इसको किस तरह अप्लाई करते हैं ज़ियारत के वीज़े को। तो ज़ियारत का वीज़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब कभी कोई आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा कि किस तरह मतलब कि आपने दोबारा जब कुछ, ये तो हमें पता चल गया, इस वीडियो में आपको पता तो चल जाएगा किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए किसी टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल इंडियन वीज़ा या किसी वीज़ा के बारे में भी, तो आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो अब तो मैं खुद जाना चाह रहा था तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने कहा चला आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दो। नेक्स्ट टाइम भी अगर कभी कोई उर्स आया तो उसकी कोई डेट आई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर इंशाल्लाह कर दूँगा। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।